नमस्कार। सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज का बड़ा सवाल आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। सवाल ये कि क्या डील होगी या युद्ध होगा। ईरान और अमेरिका के बीच सस्पेंस अपने चरम पर है। सीजफायर की घड़ी टिक टिक कर रही है और हर गुजरता मिनट दुनिया को एक नए मोड़ की ओर धकेल रहा है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता बुधवार को होने वाली है। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंच रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से अब तक चेहरा साफ नहीं हुआ है। ये भी अपने आप में बड़ा संकेत है। दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह झुके, जबकि ईरान कहता है कि धमकी के साए में कोई समझौता नहीं होगा। यानी टेबल सजी है लेकिन कुर्सियां अब भी खाली है। दरअसल ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि वर्चस्व की और भविष्य की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म हो, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और ताकत से कोई समझौता नहीं करना चाहता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ है। ऐसी डील जिसमें ईरान की कमर टूट जाए, यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह तबाह हो जाए और ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ जाए। लेकिन तेहरान का जवाब भी उतना ही सख्त है, हम झुकेंगे नहीं। ईरान के मुख्य वार्ताकार यहां पर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान के पास नए पत्ते हैं। ये बयान 2 हफ्तों की युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले आया है। आपको बता दें, जिसमें गालिबफ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते दिखाने की तैयारी कर ली है। अब सवाल ये कि अगर दूसरे दौर की बातचीत भी फेल होती है तो क्या जंग पार्ट 2 और भी ज्यादा घातक होगा। आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट होंगे, जानेंगे कि ईरान जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प है। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां, कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर है, जो स्थिति है, वो किस तरीके से नजर आ रही है। जल्दी से आपको दिखाते हैं इस वक्त ईरान अमेरिका वार्ता अब तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपडेट सामने आया है। हाई लेवल डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स इस वक्त आपको बता रहे, यूएस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडी वेंस करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप में अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस हिस्सा लेंगे और वो सामने आएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मौजूदगी संभव है। जेरेड कुशनर दामाद है डोनाल्ड ट्रंप के। स्टीव विटकॉफ को लेकर बता दें, ये भी एक अहम पद संभालते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी है, लिहाजा इन दोनों को भी प्रतिनिधि के तौर पर रखा गया है। अब दौरे से पहले इस्लामाबाद में हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी बताई जा रही है, जिस तरीके से पहली दौर की वार्ता में हुआ था। ईरान की ओर से मोहम्मद बागेर गालिबफ नेतृत्व कर सकते हैं। स्पीकर को भेजा जा सकता है। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा, जो वार्ता के लिए पहुंचेगा, उनमें सबसे मुख्य रूप में गालिबफ का जिक्र हो रहा है। अगर जेडी वेंस शामिल होंगे तभी हाई लेवल भागीदारी होगी, तभी हाई लेवल मीटिंग मानी जाएगी और तभी ईरान कहीं ना कहीं राजी होगा इस बातचीत के लिए। ईरान का सख्त रुख धमकी में बातचीत नहीं होगी, जो धमकाने वाले अंदाज में एक तरफ अमेरिका अपना रुख रख रहा है, उसके साथ साथ अगर आप चाहें कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वो होने वाला नहीं है। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में पहले भी बातचीत हुई थी जो कि फेल हो गई थी। अब दूसरे दौर की वार्ता है। कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था, फेल रही थी पहले दौर की वार्ता, बेनतीजा रही थी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर उल्लंघन के आरोप इसके बाद लगाए कि इस वार्ता के बाद फिर से सीजफायर उल्लंघन हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर का इस बीच दावा भी सामने आया। दावा क्या है अब वो जानिए। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर ने इस बीच दावा किया है कि इस युद्ध की स्थिति में ईरान फिलहाल युद्ध चाहता ही नहीं है। ईरान शांति चाहता है, पीस चाहता है। फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसमें ईरान का कोई कॉल नहीं है। ये थोपी हुई जंग डोनाल्ड ट्रंप द्वारा है, लेकिन खुद को मजबूत स्थिति में मानता है ईरान और यही वजह है कि इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और क्रूशियल है। जरूरत पड़ी तो फिर से युद्ध के लिए तैयार होंगे।
ये भी कहा गया है। अब समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सख्त बयान है उसमें जिस तरीके से रुख जो है रखा गया, बयान चर्चा में आ चुका है। चेतावनी बनाम वास्तविक कार्रवाई जो है सवालों के घेरे में है। साथ ही चक शुमेर का बड़ा बयान जो इस बीच सामने आया है। डेमोक्रेट्स एक बार फिर से वोटिंग करवाएंगे। अब अमेरिका में सियासी टकराव भी बढ़ रहा है, अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में। इन तमाम तस्वीरों को हमने आपको दिखाया, साथ ही साथ दिखाया था कि सैनिकों की तरफ से, इनके परिवारों की तरफ से भी किस तरीके से अपील की जा रही है। अब इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपको। बड़ी वॉल पर नजर आ रहे होंगे, हमारे साथ एस के मालिक सर जुड़े हुए हैं, भूषण दीवान जी हमारे साथ है, राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का एक एक करके रुख करूंगी। स्वागत तहे दिल से सबसे पहले करूंगी, और सवाल मेरा पहला दीवान सर आप ही से, डील या महायुद्ध, कल क्या होने वाला है? बुधवार का सवेरा जब आएगा वो दिन नया आएगा, क्या नई उम्मीदें आपको हो रही है? धन्यवाद ऋतु जी, जय हिंद आपको, रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए, ये नूरानी कुश्ती चल रही है, बयानबाजी से काम चल रहा है। मेरा ख्याल है ये दोनों चाहते हैं, अमेरिका तो ज्यादा बेताबी से चाहता है कि युद्ध आगे ना बढ़े। तो मैं नहीं समझता हूं अगर आज या कल वार्ता होती है, नहीं होती है, 22 अप्रैल तक तो डेट है ही। तो मुझे तो जहां तक लगता है, मेरा अंदाजा ये है कि ये सीज फायर जो आगे बढ़ जाएगा, चाहे ट्रम्प कुछ कहते रहे सीज फायर नहीं, 22 तक काम नहीं हुआ, सुलह नहीं हुई तो हम तबाही मचा देंगे, ये सब बयानबाजी है, इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तरीका है प्रेशराइज करने का। और पर बात ये है कि ये बातें कुछ भी हों तो ईरान का रुख बिल्कुल मैं समझता हूँ सही है कि आपने 11 अप्रैल को जब बात हम कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो यहाँ बातें हो रही थी, आपने पीछे से 2 वॉरशिप्स स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के अंदर भेज दिए, और उसके बाद धीरे 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 आपने पूरा जखीरा वहां खड़ा कर दिया अपने युद्ध पोतों का। तो अभी आप हटिए पहले तो हम फिर हटेंगे, इस वाली बात को, इस बात पे बात चल रही है। अब यही बात रुकी हुई है, इस पे न्यूक्लियर वगैरह की बात तो बाद में आएगी। इमीडिएट तो दुनिया तो इसी वजह से सकते में है, और यही मेन मुद्दा हो रखा है। तो देखिए क्या होता है। मेरा ख्याल है आज जो आ रहे हैं बांस बड़ी मुश्किल से, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना हो रहा है दोनों तरफ से। अभी देखिए कब आते हैं वो वांस साहब, आते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन आती है, कहा अब ये भी जा रहा है, ईरान की आधी डेलीगेशन आ चुकी है वगैरह वगैरह। पर मुझे लगता नहीं इससे कुछ निकलेगा खास, क्योंकि दोनों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, दोनों ने, मतलब ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। तो ये जहां तक मेरा ख्याल है सीज फायर आगे बढ़ेगा। और क्योंकि मेरी समझ में ईरान तो इन धमकियां सुन के, बंदूक कनपट्टी में रख के सुलह करो नहीं तो हम तो उड़ा देंगे वाली बातों से ईरान तो बिल्कुल ना खुश है, ना ना आप भी होंगी मैं भी हूँ, करना नहीं चाहेगा। पर फिर भी वो आ गए हैं कि उन पे ब्लेम ना आए। भाई अमेरिकन डेलीगेशन तो पहुंच गई थी, उच्च अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह पहुंच गए थे, आप तो आते नहीं हो, तो इसलिए आ गए हैं वो। कोई मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा खास, खाली एक दिखावा दोनों तरफ से चल रहा है रितु जी। एब्सोल्युटली दीवान सर, और हमारे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, एस के मलिक सर। आपकी नज़र से अगर हम समझे तो ये कूटनीतिक ट्विस्ट क्या आने वाला है, अब इस दौर की वार्ता के साथ क्या होने वाला है? रितु जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जो दोनों की तरफ से अभी पाकिस्तान के अंदर दोनों पार्टियां आई हुई हैं, और जो हम उम्मीद लगा रहे हैं कुछ बातचीत होगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हो जाएंगी। तो हो क्या रहा है कि जैसे दीवान सर बोले थे, ये बात वही है कि दोनों पार्टियां एक तरह से कोरम पूरा कर रही हैं, और वो ये आ रही है, अमेरिका ये चाहता है कि यह निश्चित रूप से इसमें कुछ एक सम्मानजनक स्थिति ऐसी आए जहां पे बातचीत की सके और युद्ध को रोका नहीं तो कम से कम आगे बढ़ाने का ग्राउंड मिल सके। और इसी के साथ ईरान ने यह पहचान लिया है कि जो नब्ज है अमेरिका की, वो थोड़ा जल्दीबाजी की है कि इसको युद्ध को रोका जाए। अब इस सिलसिले में ईरान ने अपने पोजीशंस को हार्ड करके रखा है। ये बात बिल्कुल बात सही है कि अमेरिका की धमकी देना कि आप मेरे साथ या तो आप ट्रूस कीजिए और समझौता कीजिए, नहीं तो हम बम्बार्डमेंट कर देंगे। देखिए, ट्रंप साहब ने अपनी पूरी रिलायबिलिटी तो गंवा दी है बोल बोल के। इस इंसान को पता नहीं ऐसी क्या बीमारी है कि जितना बोलते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का इन्होंने एक रिलायबिलिटी फैक्टर है ना, उसको 1 से लेके 0.1 पे लेके आ गए हैं ये।
अमेरिका के राष्ट्रपति तो ऐसा होता था पहले कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज जारी किया और उसके बाद उसका पूरी दुनिया में उसकी एक तरह रिपल्स इफेक्ट आता था। अब ये क्या बोलते क्या नहीं बोलते दुनिया ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ, इतना जरूर उनको फायदा मिलता है, कभी कभी मिला है कि ये बोलते कुछ है और उसकी एवज में दुनिया बातचीत करने लगती है और ये कुछ और कर डालते हैं। ये जरूर इनको कभी कभी फायदा मिलता है, जिसको टेक्टिकल फायदा भी कह सकते हैं। आज की डेट में चूंकि दोनों पोजीशंस की दोनों साइड की पोजीशंस इतनी हार्ड है, तो इसमें क्या अमेरिका उनसे कंसेशन ले पाएगा? देखिए, मुझे एक चीज बताऊं मैं आपको, एक्चुअली मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम सच में एक रीजन है अटैक करने का? देखिए, न्यूक्लियर पोजीशन ऐसी है, न्यूक्लियर फिजिल मटेरियल, वहां पर आज भी 3% से 3.5% की जो एनरिचमेंट पे ऑलरेडी एक उनका पावर हाउस जनरेशन चल रहा है। रशिया उसको मदद कर रहा है बुशेयर के अंदर, 2011 से चल रहा है, लगातार चल रहा है। देखिए, अगर उनको न्यूक्लियर बम लेना होता तो चाइना बैठा है और नॉर्थ कोरिया बैठा है, और नॉर्थ कोरिया के साथ और चाइना के साथ तो उनकी ऑलरेडी मिलिट्री हार्डवेयर के, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के उनके समझौते चल रहे हैं कुछ छुपे। तो ये चीज न्यूक्लियर बम उनको अगर लेना होता तो कभी कभी ले भी चुके होते इस बात को। और एक दिन सडनली दुनिया जानती है कि इजराइल ने कहां पर कितना जो न्यूक्लियर पावर एक इजराइल है, वो भी तो इजराइल ऐसे ही बना है, उन्होंने कहां पे वर्ल्ड घोषित पावर तो नहीं है वो भी, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर फिजल मटेरियल है। तो मुझे लगता है कि इस बात से लेकर ये बात पूरा गेम इकोनॉमिक्स का था और इकोनॉमिक्स का अभी भी है। और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, दिस इज अ वार ऑफ, या फिर ये पूरा गेम कह लो, ये फ्यूचर का ही है, फ्यूचर की चौधराहट का है। देखो, मानना पड़ेगा कि जिसका डोमिनेंस होता है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं चौधराहट, इस डोमिनेंस की कहानी ये है कि आप डोमिनेट करोगे तो पूरे पूरे खित्ते पे आपका एक तरह से आपकी कंडीशंस चलेगी, आपकी मनमानी चलेगी, आपके रेट चलेंगे, आपकी मुद्रा चलेगी और आपका व्यापार आपकी टर्म्स पे होगा। तो अगर ईरान यहाँ बच करता है, ऐसा ईरान का, मुझे लगता है ऐसा ईरान का मानना है कि हमेशा के लिए वो बच कर जाएगा, इसलिए वो अपनी पोजीशंस को इतना हार्ड अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने कह दिया, चौधराहट कौन दिखाना चाह रहा है, कौन चौधरी बनना चाह रहा है, कौन ग्लोबल पुलिसिंग करना चाह रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी चाबी चाहता है, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन राम सर, मुझे ये समझाइएगा, अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें, पिछले दौर की बात था जो है वो फेल हो गई थी, बेनतीजा रही थी, कुछ भी स्पष्ट हो नहीं पाया था, ईरान की तरफ से कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा था ये भी क्लियर नहीं था, until and unless we got to know JD Vance स्टेटमेंट। हमने अगर उनके स्टेटमेंट नहीं मिला होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि बातचीत या वार्ता किस हद तक रही थी। आप मुझे ये समझाइएगा कि अभी रिप्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करेगा इस वाली वार्ता के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस तरह की जब कभी वार्ताएं होती हैं तो निर्णय एकदम नहीं होता, 3 बैठकें तो होती हैं और इस बीच में अपने अपने जो सुप्रीमो है उनको वो सलाह देते हैं कि भाई इनका ये कहना है, अपना क्या मानना है। एक रेड लाइन हुआ करती है कि इसके नीचे हम नहीं उतरेंगे। ईरान की भी अपनी शर्तें हैं कि उसके नीचे वो नहीं उतरेंगे। और यहाँ स्थिति ये है कि जेडी वेंस के पास क्या इतने अधिकार हैं? वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो हर चीज के लिए ट्रम्प से पूछेंगे और ट्रम्प क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे पूरी दुनिया जानती है। वो अड़े हुए हैं कि घुटने पर आ जाए। अरे घुटने पे क्या आ जाए, जब वहां पर आपका एनरिच्ड यूरेनियम जमीन के नीचे दबा हुआ है और ईरान का कहना है कि भाई आप आइए, देख लीजिए, पहचान लीजिए, आइए के लोगों को भेज दीजिए, बता दीजिए हमारे पास ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे दबा हुआ है, आपने उसको बम्बार्डिंग करके दबा दिया है, आप चाहें तो उसको अपन निकाल सकते हैं। लेकिन एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर इस बात की वो गारंटी देने को तैयार है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, तो 5 साल तक के लिए गारंटी दे रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पूरा का पूरा यूरेनियम उनको सौंप दिया जाए। यूरेनियम की जो कॉस्ट है सोने से करीब करीब 1800 गुना ज्यादा है। कोई इतना धन संपत्ति कैसे बिला वजह सौंप देगा? उन्होंने यद्यपि अपने वहाँ के टॉप लीडर्स को मार डाला है और भविष्य में भी टॉप लीडर जो बचे खुचे हैं वो उनके निशाने पर है, मोसाद के। लेकिन इसमें जो भूमिका अदा कर रहे हैं आपके मुल्ला मुनीर, वो निश्चित रूप से कुछ कारगर सिद्ध हो सकेगी अगर समझौता हो गया। और समझौता नहीं हुआ, युद्ध हुआ, तो निश्चित रूप से ये मानकर चलिए मानवता के लिए विनाश का एक कारण होगा। और इस बात की संभावना को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं कि 60% जिसने यूरेनियम एनरिच कर लिया है, तो हो सकता है उसके पास थोड़ा बहुत 90% भी यूरेनियम एनरिच अगर होगा। आपने फिर ये तिकड़ी खोल दिया, आपने फिर और ज्यादा ईरान को अब गिरवा दिया है कि अभी तक तो 60% की बात हो रही थी, हो सकता है कि
एक आधा 90% भी हो, एक गुंजाइश आपने यहाँ पर रख दी है। इन दुकान जी, अगर हम अभी देखें पूरे दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को, अभी जैसे राम सर बता भी रहे थे कि अमेरिका इस चीज़ में दिलचस्प है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से बाइफिकेट कर दिया जाए, उसे फुल स्टॉप लगा करके न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द कर दिया जाए, ईरान ना चला पाए, और इसे वो मागा का टाइटल दे रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका पर कोई भी हमला भविष्य में ना हो, इसे इंश्योर करने का एक बहुत बड़ा स्टेप बता रहे हैं। अब मुझे ये समझाइएगा कि अभी इस स्टेप में और यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने में, न्यूक्लियर डस्ट सौंपने में, न्यूक्स ना बनाने में, इन सारी कड़ियों में और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? रितु जी नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बाबुलंत जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं कि जिस तरह से डिप्लोमेसी में अभी हमारे वरिष्ठ साथी लोग कह रहे थे, डिप्लोमेसी में सब चीज़ें बड़ी शब्दों का बहुत महत्व होता है। किस क्रम से चीज़ें चल रही हैं उसकी गति बहुत मंथर होती, धीमी होती है, और एक एक स्टेप, एक एक शब्द फूंक फूंक कर बोले जाते हैं, रखे जाते हैं। इनमें थोड़ा भी दाएं बाएं चीज़ें हों तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिससेटल्ड हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ अभी जो ये सेकेंड राउंड की बातचीत होने वाली थी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब 11 अप्रैल को 10 अप्रैल को फर्स्ट राउंड की बातचीत पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने वाली थी, हो रही थी, उस दौरान एक असेसमेंट था कि शायद ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस के बीच कोई डायरेक्ट बातचीत फर्स्ट राउंड में हो भी ना, केवल वो पाकिस्तानी मध्यस्थों के थ्रू केवल मैसेज का आदान प्रदान होगा। लेकिन ये एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि आफ्टर ऑल जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है पूरी दुनिया का, उसके चलते दोनों डेलीगेशंस ने आमने सामने बैठ करके फर्स्ट इनिशिएटिव में बात कर लिया। ये अपने आप में डिप्लोमेसी में एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और उसके बाद लेकिन जिस तरह से जेडी वांस ने वहाँ से जाने के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑलमोस्ट सब चीज़ों को ज़ीरो बता दिया, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकती है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उसमें इस ढंग का विजिबल स्टेप्स नहीं लिया जाता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, जब अभी सेकेंड राउंड की बातचीत की बात हो रही थी, पाकिस्तान और कई और देश मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप साहब को ऐसा बकवास करने की आदत है जिसपे एक तरह से पूरी दुनिया आज एग्रीड है कि अगर ये सिचुएशन है तो उसके पीछे सिर्फ ट्रंप कारण, और सिचुएशन डीएस्केलेट नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी ट्रंप ही कारण है। और वो चूंकि ऐसी पोजीशन में है कि उनको कोई आईना दिखाने की स्थिति में नहीं है, न तो कोई वर्ल्ड लीडर, और अमेरिका के अंदर तो आप भूल ही जाइए कि उनको कोई आईना दिखाए कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये शोभा नहीं देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो समझने को तैयार नहीं है। अब ये जो राउंड की बातचीत होने वाली थी, आप देखें इसके ठीक पहले जैसे जो मीडिएटर्स ने उनको मैसेज दिया कि यस, ईरान हैज एग्रीड टू टॉक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।